हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, यह आज आपकी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी यानी कि कानपुर यूनिवर्सिटी की बीएड थर्ड सेमेस्टर में ये पहली क्लास होगी और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। टॉपिक वाइज अगर आपको वीडियोज देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से उसको ओपन करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। वहां से सभी टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में आपका पेपर फर्स्ट है आपका विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। इसके क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भाषा में चीज़ों को हम समझते चलेंगे। और एक बात आपको हम बता दें कि जो भी विद्यार्थी हमारी ये क्लासेस कर रहे हैं या जिन्होंने भी हमारे नोट्स लिए हैं, उनको बाहर से ना तो कुछ पढ़ना है ना तो कुछ खरीदना है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा, जितने आपको नोट्स दिए गए हैं, पूरा पेपर वहीं से मिलेगा। उससे बाहर कुछ भी आपको ना पढ़ना है ना तो आपको उससे बाहर आएगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं लिए हैं तो उसके लिए इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है। फीस पे करके आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जहां से आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। बुक्स में बहुत सारा कंटेंट है, क्वेश्चन बैंक में बहुत लेंथी है, आप नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे आपको बहुत आसान भाषा में चीज़ों को क्लियर किया गया है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में पूरे 60 से 65 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ 10 प्रश्न ही हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहां से कई प्रश्न आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व का अर्थ एवं परिभाषा का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप होती क्या है। ठीक है, देखिए लीडर कौन होता है, नेता कौन होता है। नेता वो होता है जो अपने पूरे जो है समूह को लेकर के चले, जो सबका नेतृत्व करे, जो सबको मार्गदर्शन दे, जो सबको रास्ता दिखाए, है ना। जिस रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं उसमें जो आगे आगे चल रहा है वो नेता होता है। ठीक है, नेतृत्व में नेता अपने सहयोगियों के व्यवहार को परिवर्तित भी करता है। ठीक है, मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के अपने अलग अलग विचार होंगे, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो। ठीक है, नेता जो है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबको ले जा रहा है, तो उसमें कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये अपने व्यवहार से, ये अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबके व्यवहार में प्लस सबके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, शाब्दिक दृष्टि से नेता शब्द का अर्थ है नियतेहा अनेन, यानी कि जो दूसरों को ले जाने की क्षमता रखे, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सके, जो दूसरों को रास्ता दिखा सके, वही नेता होता है। इस प्रकार नेता वो व्यक्ति होता है जो स्वयं आदर्श रूप होकर, स्वयं कैसा, स्वयं आदर्श रूप होकर दूसरों को भी आदर्श की ओर ले जाए, वही नेता होता है। नेता को अंग्रेजी में लीडर कहा जाता है। लीडर शब्द का अर्थ होता है जो अग्रसर करता है, वन हु लीड्स, यानी कि जो रास्ता दिखाए वही नेता होता है। जो आगे आगे चले वही नेता होता है, जिसके पीछे पूरा ग्रुप, पूरा समुदाय, पूरा समूह, पूरा समाज चले, जिसकी बात सब माने, तो वो नेता होता है। और जाहिर सी बात है, ऐसे किसी भी रैंडमली किसी की बात थोड़ा ना कोई मान लेगा समाज में, है ना। जो व्यक्ति बहुत आदर्श व्यवहार करता है, अच्छा व्यक्ति होता है, ईमानदार सच्चा व्यक्ति होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी बात मानते हैं। अतः लीडर शब्द भी मार्ग प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, नायक, अग्रसर करने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है लीडर शब्द। ठीक है, लीडर शब्द के इतने सारे अर्थ होते हैं, ये आप जरूर लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये जरूर लिखिएगा कि लीडर शब्द का मतलब होता है मार्ग प्रदर्शक, नायक, अग्रसर करने वाला, नेता, नेतृत्व करने वाला, ये सब चीजें। अतः जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, जिसमें आदर्श व्यवहार की क्षमता हो, वही नेता होता है। इस प्रकार नेतृत्व एक प्रकार का व्यवहार है। नेतृत्व क्या है डियर फ्रेंड, क्या कहा गया है, नेतृत्व जो है यह एक प्रकार का व्यवहार ही है। ये व्यवहार अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अधिकतर प्रभावित करता है। भाई जैसे दूसरों का व्यवहार कैसा है, आचार विचार कैसे हैं, लेकिन आप अपनी बात से उनको क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। आप जो कहते हैं ये उस बात को मानने पर तैयार हो जाते हैं कि हाँ, अगर ये व्यक्ति कुछ कह रहा है तो इसकी बात माननी चाहिए, माननी पड़ेगी।
और ये व्यवहार नेता में ही पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए हर कोई नेता थोड़ा ना बन जाता है, बहुत गिने चुने लोग अच्छे नेता बन पाते हैं जिनके अंदर उस तरीके की मेंटेलिटी, उस तरीके का पावर, उस तरीके की पावर का मतलब यहाँ पे शक्ति से नहीं है, अमीर गरीब से नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर उस तरीके के व्यवहार करने की क्षमता होती है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वो गुण है। ये क्या है? ये भी एक क्वालिटी है। नेतृत्व की क्या है? ये एक क्वालिटी है जिसके द्वारा वह व्यक्तियों और उनकी क्रियाओं को संगठित प्रयास से संबंधित कार्य करने में मार्गदर्शन करता है, यानी कि संगठित प्रयास से सब लोग मिलकर के उस कार्य को सफल बनाएं। ठीक है, अगला पॉइंट कुंटेस और डोनेल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि नेतृत्व किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संदेश के द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता है। अगर किसी लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, किसी गोल की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपने मैसेज दिया पूरे ग्रुप को कि इस तरीके से सबको काम करना होगा, और व्यक्तियों ने उस काम को किया और जो है उस सबको प्रभावित किया आपने, तो लोगों ने उस तरीके का काम किया और आपने लक्ष्य की प्राप्ति की। तो ये होता है नेतृत्व। तो ये पहला प्रश्न था जो कि आपसे जो है कि पूछा जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर में। तो ये आप शॉर्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, टॉपिक वाइज पूरा आपको पढ़ना है तो जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शिक्षा में प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? शिक्षा में प्रबंधन, मैनेजमेंट एंड इन एजुकेशन, एजुकेशन में मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है उसको यहाँ पे समझेंगे। शिक्षा में प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कहीं का भी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मैनेजमेंट काम करता है, लोगों से काम करवाता है। तो शिक्षा में प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिससे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट ये चाहता है कि हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो, सभी टीचर्स समय पर सिलेबस ख़त्म करें, चीज़ों को समझाएं, समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट आए, समय पर कॉपी चेक हो, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्कूल डिसिप्लिन में रहे। ये सब मैनेजमेंट की का उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षा में प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी? सोशल प्रोसेस है जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल करके काम करते हैं, एक दूसरे का परस्पर सहयोगात्मक तरीके से काम करते हैं। भाई टीचर बच्चों से जुड़े हैं, बच्चे टीचर से जुड़े हैं। ठीक है, शिक्षा में प्रबंधन मानवीय और भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, प्रिंसिपल हो गए, चपरासी हो गए, बच्चे हो गए, ये सभी मानवीय हैं। भौतिक आपके स्कूल बिल्डिंग हो गई, आपके जो फर्नीचर हो गया, ये सब चीज़ें भौतिक संसाधन का सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। तो मैनेजमेंट जो है वो क्या काम करता है? मानवीय प्लस जो भौतिक संसाधन है वो सब मिलकर के आपस में सामूहिक प्रयास करते हैं, तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। शिक्षा में प्रबंधन सभी स्तरों के लिए आवश्यक है, किसी खास स्तर के लिए नहीं कि छोटे बच्चों के लिए ही मैनेजमेंट जरूरी है या बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, हर स्तर पर मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो अपना शिकंजा अपने स्टाफ पर भी कसे रहता है। शिक्षा में प्रबंधन एक विशेष प्रक्रिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैनेजमेंट अगर ढीला हो जाता है तो विद्यालय की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। शिक्षा में प्रबंधन की सफलता विद्यालय के विकास को गति देती है। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो निरंतर आपका विद्यालय प्रगति करता चला जाएगा, प्रोग्रेस करता चला जाएगा। नहीं तो यदि मैनेजमेंट ढीला हो गया तो व्यवस्था जो है वो झुक जाती है, यानी अस्त व्यस्त हो जाती है। टीचर समय पर काम नहीं करते, ठीक से पढ़ाते नहीं है। ठीक है, और समय पर सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, समय पर आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, समय पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। विद्यालय फिर प्रगति न करके अवनति की ओर चला जाता है। शिक्षा में प्रबंधन संगठन की आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय में संगठन आपने अच्छा बनाया हुआ है, सभी टीचर मिलकर के काम कर रहे हैं, आपका स्टाफ अच्छा है, ठीक है, उसमें राजनीति नहीं होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, तो फिर डेफिनेटली आपका विद्यालय उन्नति करेगा। शिक्षा में प्रबंधन कला भी है और एक विज्ञान भी है। आर्ट यानी कि कलात्मक रूप से भी हम काम करते हैं, साइंटिफिक तौर पर भी काम करते हैं। तो ये होता है आपका शिक्षा में प्रबंधन
कि ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको और बढ़ा चढ़ा करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षक जो है, टीचर, वो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के रूप में कैसे काम करता है, ये आपको बताना है। जो टीचर है वो क्लासरूम को मैनेज कैसे करता है, मैनेजमेंट के रूप में काम कैसे करता है टीचर। सामान्य दृष्टि से अगर जनरली हम देखें तो टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाठ्य विषयों का शिक्षण होता है। टीचर का काम क्या होता है, अपने सिलेबस को पढ़ाना, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना, ठीक, ये उसका मेन काम होता है। परंतु प्रत्येक शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा के अंदर मेज, कुर्सी आदि व्यवस्थित है अथवा नहीं है। भाई जरूरी नहीं है कि आपका काम सिर्फ यही है कि चले जाओ अपना सब्जेक्ट, अपना टॉपिक पढ़ा करके चले आओ, इतना काम नहीं है। जो क्लास की और व्यवस्थाएं हैं उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कुर्सी, एक टेबल के ऊपर 4 कुर्सियां रखी हैं, एक कुर्सी के ऊपर 2 स्टूल और रखे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। मेज, कुर्सी सब व्यवस्थित तो है, फर्नीचर सब ठीक तो है, छात्रों के बैठने का आसन सही है अथवा नहीं है, ठीक है। पीछे ऐसा लगा आप सामने पढ़ा रहे हैं, आप फ्रंट सीट, आप सामने बैठे हैं और जो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं, पता लगे वो पीछे टिफिन अपना भोजन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टिफिन खोले बैठे हैं, या कोई पीछे लेट रहा है, आपको पता ही नहीं है कि कोई पीछे लेट रहा है, या पीछे बातें हो रही हैं, या पीछे बैठ के कोई फोन चला रहा है। इस प्रकार की जो है अव्यवस्था तो नहीं फैली है। छात्रों का व्यवहार, आचरण, कक्षा नियंत्रण के नियम सब ठीक हैं कि नहीं है। आप क्लास में आपने एंट्री की, बच्चे खड़े होकर के गुड मॉर्निंग आपसे किया कि नहीं किया, ठीक है, फिर वो एक साथ बैठे कि नहीं, पता लगे आधे आप बैठ गए, आधे पीछे बाद में बैठ रहे हैं, है ना। ये सब अस्त व्यस्त जो है व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। टीचर की कक्षा में प्रवेश करते समय, बाहर निकलते समय सब व्यवस्थित होना चाहिए, अगर नहीं है तो व्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार टीचर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के रूप में काम करता है। बहुत सिंपल भाषा में लिख दिया है, आप आसानी से एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आपको बतानी है। देखिए किसी भी क्रियाकलाप में या कहीं पर भी हमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपका बातचीत करने का ढंग है ना, आपकी भाषा स्किल, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप दूसरे पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकते। संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो है ये शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। भाई अगर टीचर और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छी नहीं होगी, वार्तालाप अच्छा नहीं होगा, आचार, एक दूसरे के विचारों को अगर वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो कहाँ से शिक्षा आगे बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। यदि टीचर इस तरीके से बात करता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा टीचर क्या बोल रहा है, तो बच्चा कैसे चीज़ों को समझेगा, है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना सब कुछ ढह जाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण, ना तो पढ़ाई होगी, ना तो शिक्षा आगे बढ़ पाएगी, ना तो शिक्षण हो पाएगा, दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिकेशन कहाँ से आया, कम्युनिस से आया है। कम्युनिस शब्द का मतलब है कॉमन या फिर सामान्य, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से, सामान्य ज्ञान के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, अपने आचार विचारों को आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहता है पॉइंट कि संप्रेषण प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, प्रेषण मतलब भेजने की। हम अपना संदेश, हम अपना मैसेज, हम अपनी बात दूसरों को भेज रहे हैं, अपना विचार विनिमय कर रहे हैं, अपने विचार दूसरों के सामने रख रहे हैं, दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं और इंफॉर्मेशंस एवं नॉलेज के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। यदि कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी हम अपने आचार विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे, दूसरे की बातें सुन पाएंगे, दूसरे के और हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर पाएंगे, ज्ञान का हम दूसरों तक पहुंचा पाएंगे अपने ज्ञान को। ये सब कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। यदि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो भाषा अच्छी नहीं है, भाषा स्किल अच्छी नहीं है तो फिर दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकते।
लुगिस एवं वीगल के अकॉर्डिंग कहा गया है संप्रेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देश, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डिसीजंस, इनके द्वारा लोगों के विचारों, मतों और अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। एडगर डेले के अकॉर्डिंग संप्रेषण विचार विनिमय के मूड, ठीक है, उसमें विचारों और भावनाओं का परस्पर जानने समझने की एक प्रक्रिया है। ये बहुत छोटी भाषा में, लैंग्वेज में हमने आपको संप्रेषण समझा दिया। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्या उद्देश्य हैं, स्पष्ट कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ते रहिए। नोट्स अगर नहीं लिए तो जरूर नोट्स ले लीजिएगा। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य क्या है? देखिए मध्याह्न, जो आपने सुना है मिड डे मील, आज भी विद्यालय में चलता है, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें आपने देखा होगा मिड डे मील चलता है, जिसमें बच्चों को दोपहर में भोजन करवाया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये शुरू किया गया? बच्चों के प्राथमिक स्कूलों में नामांकन में वृद्धि करना। ऐसा था कि पहले बच्चे जो हैं विद्यालय में इतने बच्चे नहीं आ पाते थे, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए बच्चे काम करने भी चले जाते थे, घर में भोजन की दिक्कत रहती थी। अब क्या है कि जब मिड डे मील विद्यालय में शुरू हो गया तो इससे बच्चे विद्यालय ज़्यादा आने लगे, उनके एडमिशन में वृद्धि हो गई, नामांकन में वृद्धि हो गई, क्योंकि अब बच्चे क्या थे कि चलो वहां शिक्षा भी मिल रही है, दोपहर में भोजन भी वहां भरपेट मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि चटनी रोटी मिल रही है, रोज बदल बदल करके भोजन मिल रहा है, तो इससे नामांकन में वृद्धि हो गई। ठीक है, बच्चे ज्यादा स्कूल जाने लगे। जब बच्चे ज्यादा स्कूल जाने लगे तो फिर उससे क्या होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में रोके रखना। और पहले क्या था कि स्कूलों में भोजन मिलता नहीं था, तो दोपहर में कुछ बच्चे क्या करते थे कि घर पे खाना खाने चले जाते थे और फिर दोबारा वापस लौट करके विद्यालय जाते ही नहीं थे। उनका बैग जो है वो उनका साथी लेकर के आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम थी। तो वो भी समस्या यहाँ पे खत्म हो गई। टीचर भी नहीं रोक सकते थे कि तुम घर पे खाना खाने ना जाओ, है ना, क्योंकि बेचारे बच्चे भूखे हैं। सुबह भोजन जब वो स्कूल आए थे तब भोजन बना नहीं था, इसलिए स्कूलों में रोके रखना और इस स्तर पर होने वाला जो अपव्यय है उसको कम करना। बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति में वृद्धि करना कि बच्चे रोज स्कूल आएं, पूरे दिन स्कूल में रुकें। बच्चों को पौष्टिक आहार के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। रोज बदल बदल करके भोजन मिल रहा है, प्लस हर तरीके का भोजन दिया जा रहा है जिससे बच्चों को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, बच्चे फिजिकली अच्छे हो रहे हैं। बच्चों की एक स्थान पर एक साथ भोजन व्यवस्था करके उनमें जाति भेद कम करना और उनके बीच भ्रातृत्व भाईचारे की भावना पैदा करना, क्योंकि एक विद्यालय में हर तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे एक साथ, क्योंकि जो दूसरे लोगों को समझते हैं कि ये नीची जाति के हैं, इनको हम छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तो वो सब समस्याएं यहाँ पे खत्म होंगी क्योंकि सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं, तो जाति भेदभाव भी यहाँ पे कम होगा। इन सब उद्देश्यों को लेकर के मिड डे मील शुरू किया गया। अगला प्रश्न लीजिए, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन कहता है शैक्षिक प्रशासन, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा लिखिए। शैक्षिक प्रशासन दो शब्दों शिक्षा और प्रशासन के योग से बना है, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के योग से बना है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। यह एडुकेटम शब्द ई और डूको शब्द के योग से बना है। किससे किससे बना है भैया? देखिए एजुकेशन जो है वो लैटिन के एडुकेटम शब्द से बना है, एडुकेटम जो है ये ई और डूको के योग से बना है। यहाँ ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है बाहर की ओर या आगे बढ़ना या फिर अग्रसर करना। ठीक है, तो शिक्षा क्या करती है, हमको आगे बढ़ाती है, अग्रसर करती है, इसलिए डूको का अर्थ हुआ आगे की ओर, बाहर की ओर आगे बढ़ना। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, बालक के अंदर जो पावर्स जो हैं उनको बाहर निकाला जाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, पॉइंट कहता है कि प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या फिर निर्देश देना। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना। इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का शाब्दिक अर्थ दूसरों की सेवा करना या अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से करने की एक
कला है, जो अपने जो अधीनस्थ, जो हमारे अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से उनसे काम करवाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है शिक्षा और प्रशासन का संबंध जो है मुख्यतः शिक्षा एवं प्रक्रिया से ही होता है, एजुकेशन प्रोसेस से ही होता है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में संगठन जिस ढांचे को खड़ा करता है, शैक्षिक प्रशासन उसे व्यवहार में लेकर के आता है, उस पर काम करता है, जिससे कि अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यहाँ पर फॉक्स, विश और रफनर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि शिक्षा प्रशासन एक सेवा कार्य है, ठीक है, जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया, जो एजुकेशन प्रोसेस के जो भी उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति प्रभावशाली ढंग से हो जाती है। तो ये बहुत छोटे पॉइंट में हमने शिक्षा प्रशासन को समझ लिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रशासक के रूप में प्रधानाचार्य किस तरीके से काम करता है। संसार में गिने चुने ही व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व और कार्य प्राचार्य से अधिक हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका काम, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानाचार्य से अधिक हो, प्राचार्य से अधिक हो। ठीक है, क्योंकि जो प्राचार्य होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। विद्यालय को किस तरीके से रन करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी टीचर्स अपने सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से जो है उसको हर चीज़ पर फोकस करना होता है। यह कथन सत्य है कि राष्ट्र का निर्माण ना तो विधानसभा, ना तो संसद और ना ही किसी कारखाने या उद्योग में होता है, जबकि राष्ट्र के भाग्य और राष्ट्र का निर्माण विद्यालय की कक्षा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिएगा जरूर इसको एग्जाम में। तो अब अगला पॉइंट हमसे कहता है कि देखिएगा भावी समाज का निर्माण, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज कैसा होगा, इसका निर्माण विद्यालय में ही होता है, जबकि समाज और राष्ट्र प्राचार्य के उत्तरदायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि प्राचार्य अपने कार्यों से राष्ट्र का निर्माण करता है। कौन करता है? प्राचार्य अपने कार्य से ही राष्ट्र का निर्माण करता है। प्राचार्य का प्रथम कर्तव्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, यानी कि किस प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए, ये पहला काम होता है प्राचार्य का। समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों को प्राप्त करना है। समाज क्या चाहता है, आने वाले भविष्य में समाज को किस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी, उस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए शिक्षा के माध्यम से, उस प्रकार से बालकों को तैयार किया जाए। आने वाले समय में हमारे देश की क्या ज़रूरतें होंगी, उस हिसाब से बालकों को तैयार किया जाए। आदर्शों का अनुसरण करना है और मानकों का अनुपालन करना है, जिससे अपेक्षित समाज को तैयार कर सके। समाज जिस तरीके की अपेक्षा कर रहा है विद्यालयों से, समाज की इन जो है कि अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। प्राचार्य विद्यालय की शिक्षा को नेतृत्व प्रदान करता है। ठीक है, प्राचार्य निम्नलिखित कार्यों को करके अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। क्या करता है प्राचार्य? प्राचार्य एक तो प्लानिंग करता है हर चीज़ की, किस तरीके से किस सिलेबस को कब ख़त्म करना है, कैसे पढ़ाना है, कौन टीचर क्या पढ़ाएगा, हर तरीके से प्लानिंग करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग फंक्शंस जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो करता है, पूरी व्यवस्था को देखता है, निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें गाइडेंस देता है, मूल्यांकन करता है, नियंत्रण कार्य, ये कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें प्राचार्य के अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्यालय समय तालिका। आपने विद्यालय में टाइम टेबल आपके विद्यालय में चलता होगा, इतने बजे विद्यालय लगेगा, पहला पीरियड इतने बजे से इतने बजे तक, दूसरा पीरियड इतने बजे से इतने बजे तक, हाफ टाइम का समय ये है, छुट्टी का समय ये है, गेम पीरियड ये है। ठीक है, तो ये सब जो है टाइम टेबल फिक्स रहता है। तो विद्यालय समय तालिका में टीचर का क्या रोल है, आइए समझते हैं। समय तालिका का निर्माण इसलिए किया जाता है कि सभी शिक्षक अपनी भूमिकाओं के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। सोचो अगर टाइम टेबल ना हो तो कोई टीचर कहेगा अरे तुम पढ़ाया हो, अरे तुम पढ़ाया हो, अरे हम थके हैं, यही सब होगा दिन भर। लेकिन टाइम टेबल दे दिया गया कि तुम्हें इतने बजे से इतने बजे तक इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो जैसे टाइम होता है, घंटी बजती है, टीचर उठ के चल देता है, किसी से कोई मतलब नहीं। दैट इज़ वेरी गुड। टाइम टेबल में टीचर की प्रमुख भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? एक तो टीचर को
किस सिलेबस को पढ़ाना है और किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये पहले से ही तय हो जाता है, टीचर अपने लिख भी लेता है। यह प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य हो जाता है कि टाइम टेबल के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, जिस जिस क्लास में जो जो सब्जेक्ट दिया गया है वो पढ़ाए। और टाइम टेबल से टीचर जो है वो अपने कार्यभार का भी आकलन कर लेता है कि मेरे ऊपर कितना कार्यभार है, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, और कौन सा पीरियड मेरा वैकेंट रहेगा। शिक्षक को ये भी देखना होता है कि व्यक्ति कालांश में यानी कि उस पीरियड में कोई व्यवस्था तो नहीं है जो उस घंटे में करनी है, ऐसा तो नहीं आज सैटरडे है मुझे कोई एक्टिविटी करानी है, ठीक है, तो उस तरीके से भी वो तय रहता है। बच्चों को भी पता रहता है कि हाँ इस क्लास में हमको ये टीचर पढ़ाएंगे इस सब्जेक्ट को और इस दिन ये वाली एक्टिविटी होनी है, ठीक है, तो एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ता है। विद्यालय और समाज, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विद्यालय को समाज का लघु रूप भी कहा गया है कि समाज का एक छोटा रूप है विद्यालय। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज स्वयं को जीवित रखने के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करता है और विद्यालय समाज की मांगों को, समाज की नीड्स को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है और उसके प्रति स्थिरता भी रखता है। विद्यालय समाज की संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। विद्यालय के माध्यम से समाज आधारभूत सामाजिक स्थायित्व प्राप्त करता है और अपनी परंपराएं, वैल्यूज़, विश्वास, अभिवृत्तियां, अपेक्षाओं का रखरखाव और उन्हें सुरक्षित भी रखता है। वेरी सिंपल, छोटा सा पॉइंट। संगठन से क्या अभिप्राय है, संगठन क्या होता है, आइए समझते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा, आप लास्ट में जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी रही, कमेंट करके जरूर बताएंगे। एंड नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है 9628182649, बहुत जल्दी आपकी परीक्षा शुरू होने वाली, तैयारी पूरी कर लो। संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जो प्रशासन द्वारा भौतिक और मानवीय साधनों को जुटाने के लिए की जाती है। एक संगठन बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है, वो एक व्यवस्था तैयार की जाती है जिससे भौतिक और मानवीय संसाधन इकट्ठे किया जा सके। संगठन प्रशासन का द्वितीय आधारभूत कार्य होता है। यह कार्य दो रूपों से किया जाता है। पहला, एक तो मानवीय संगठन होता है, दूसरा भौतिक संगठन होता है। मानवीय संगठन जो होता है इसमें टीचर हो गए, कर्मचारीगण हो गए, शिक्षा समितियां हो गई, छात्र हो गए और जो अन्य मानवीय संबंधित जो मानवीय तत्व होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। द्वितीय में भौतिक संगठन में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और अन्य जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है वो सब चीज़ें सेकेंडरी में आ जाती हैं। तो संगठन जो है इन दोनों तत्वों में एक सामंजस्य स्थापित करता है। ओके, संगठन क्या करता है, इन दोनों तत्वों में जो हमारे भौतिक और मानवीय तत्व हैं इनमें एक सामंजस्य स्थापित करता है और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उद्देश्य प्राप्ति में कोई असुविधा ना हो और इन दोनों से किस तरीके से काम लेना है, कैसे उद्देश्य की प्राप्ति करनी है वो तय हो जाता है। यह व्यवस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पॉसिबल है। मैकफॉरलैंड के अकॉर्डिंग कहा गया है कि मनुष्यों का एक पहचान समूह जो अपने एफर्ट को उद्देश्य प्राप्ति में लगाता है वही संगठन कहलाता है। ये क्या है, एक व्यक्तियों का एक समूह होता है, ठीक है, जो एफर्ट करता है कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनको प्राप्त किया जा सके संगठन के माध्यम से। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि संगठन काम करने की एक मशीन है, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवस्था करने से संबंधित है ताकि समग्र कार्यक्रम का संचालन किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा ये 10 प्रश्न क्लियर होते हैं और आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। और नोट्स नहीं लिए तो फटाफट मैसेज करके नोट्स की फीस जान करके और नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ मिलेंगी, व्हाट्सअप पे डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदना नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।